दोस्तों, क्या हाल है। कुछ ही महीनों पहले यूएस नेवी के द्वारा एक वीडियो रिलीज़ किया गया जिसमें यह दावा किया गया कि यह एक रियल यूएफओ है। हालांकि हमें इंटरनेट पर ऐसी कई सारी वीडियो क्लिप्स या फिर फोटोज़ देखने को मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने एक सच्ची में एक रियल यूएफओ या फिर एक रियल एलियन को कैप्चर किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारी घटनाओं का जन्म कहाँ से हुआ, कब से इन सारी घटनाओं की शुरुआत हुई? तो चलिए आज हम उस घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिस घटना से इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। जो हम फ्लाइंग डिस्क या फिर फ्लाइंग सॉसर जैसे शब्दों को सुनते हैं, यह इसी घटना की वजह से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी और वीडियोस बना सकूं, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे इस चैनल को आगे कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यह बात है दूसरे विश्व युद्ध के बाद की। ईयर 1947। यूएस का मरीन कॉरपोरेशन C-46 ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन माउंट रेनर के पास कहीं क्रैश हुआ था। तब उस प्लेन को फाइंड करने के लिए यूएस ने $5,000 का इनाम रखा था, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम थी। और जून 1947 में केनेथ अर्नोल्ड, जो कि एक बिजनेसमैन भी थे और अच्छे खासे पायलट भी, उन्होंने अपने एक बिजनेस ट्रिप के लिए अपने खुद के प्राइवेट प्लेन कॉल एयर A2 के साथ चहस वाशिंगटन तक से याकिमा वाशिंगटन तक की उड़ान भरी। लेकिन उन्हें यूएस मरीन के ट्रांसपोर्ट प्लेन क्रैश और उसे फाइंड करने पर मिलने वाले $5,000 के बारे में पता था। उन्होंने सोचा क्यों ना एक लंबा सा रास्ता पकड़ा जाए जो माउंट रेनर से होके गुजरता है, जहां वह उस क्रैश प्लेन को ढूंढ सके और उन्हें $5,000 का इनाम भी मिले। लेकिन उनकी इस लंबी यात्रा के दौरान उन्हें जो दिखने वाला था वह वे अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूलने वाले थे। समुंदर की ऊंचाई से 9,200 फीट ऊपर केनेथ अपना प्लेन माउंट रेनर के ऊपर से उड़ा रहे थे, इस आशा में कि उन्हें वो क्रैश प्लेन मिल जाए। आसमान भी बिल्कुल साफ था, एकदम नीला, और हवा भी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। काफ़ी देर तक सर्च मिशन करने के बाद भी केनेथ को वो प्लेन नहीं मिला, और फिर हार मान के उन्होंने अपना प्लेन पूर्व दिशा की ओर मोड़ा, यानी याकिमा वाशिंगटन की तरफ, जहां उन्हें जाना था। तब दोपहर के 3 बज रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सनलाइट का रिफ्लेक्शन जैसा होता है वैसा एग्जैक्टली सेम रिफ्लेक्शन उनके प्लेन के सामने वाले आईने पर पड़ रहा था। वह थोड़ा डर गए, उन्हें लगा कि कहीं कोई दूसरा प्लेन तो उनके नज़दीक नहीं आ गया। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि जिस रूट से वो जा रहे थे वहाँ कोई भी प्लेन नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने पहले ही सारे प्लेन रूट्स चेक कर लिए थे। और अगर कोई प्लेन था भी तो वो DC-4 ट्रांसपोर्टेशन प्लेन था जो उनके पीछे 24 किलोमीटर दूर था। तो उस प्लेन से उन्हें कोई खास खतरा नहीं था। लगभग सिर्फ 30 सेकंड के अंतराल के बाद उन्होंने अपनी बाई ओर यानी माउंट रेनर के उत्तर की ओर देखा, तो उन्हें दोबारा वो ब्राइट लाइट दिखी। लेकिन इस बार वो एक नहीं बल्कि उनकी पूरी श्रृंखला थी। उन्हें पहले तो लगा कि शायद ये कोई नए टाइप का जेट हो सकता है, लेकिन उनकी यह गलतफहमी जल्दी दूर हो गई, क्योंकि वह जो भी था उसका शेप, उससे चमकने वाली तेज रोशनी और उसकी स्पीड उस टाइम के किसी भी मॉडर्न जेट से मेल नहीं खाती थी। तक अर्नोल्ड 100% श्योर हो चुके थे कि वो जो भी चीज़ थी वो इस दुनिया की नहीं थी, बल्कि किसी और ही दुनिया की थी। अर्नोल्ड याकिमा वाशिंगटन पर दोपहर के 4 बजे उतरे और उन्होंने सबसे पहले ये बात एयरपोर्ट जनरल मैनेजर AI बैक्स्टर, जो उनके करीबी दोस्त भी थे, उन्हें बताई। लेकिन AI बैक्स्टर ने उन पर यकीन नहीं किया। रिपोर्टर बिल बर्जेट और नोलन स्किप ये पहले ऐसे रिपोर्टर बने जिन्होंने केनेथ अर्नोल्ड की पूरी स्टोरी को कवर किया। इंटरव्यू के दौरान अर्नोल्ड का कहना था कि वो जो कोई भी चीज़ थी उसका आकार किसी आधे चांद की तरह था, एकदम फ्लैट, और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। जिस तरह से उस चीज़ ने माउंट बेकर की दिशा से आकर माउंट रेनर और माउंट एडम तक की दूरी पार की, जो कि लगभग 80 किलोमीटर थी, वो भी सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय में, उस हिसाब से उसकी तेज़ी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा थी। और यह स्पीड उस समय के किसी भी मॉडर्न जेट से 3 गुना ज़्यादा थी। और वह आसमान में उसी तरह उड़ रहे थे जैसे मानो अगर हम किसी फ्लाइंग डिस्क या फिर फ्लाइंग सॉसर को तालाब के पानी में छोड़ दें, तो वह जिस तरह पानी के प्रवाहों के साथ तैरेंगे उसी तरह वह चीज़ आसमान में तैर रही थी। उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं था। और फिर क्या था, 24 जून को यूएस और कनाडा के हर न्यूज़पेपर पर और इवन फॉरेन न्यूज़पेपर पर भी फ्लाइंग सॉसर स्पॉटेड नाम से हेडलाइन छप गई। और देखते ही देखते पूरे देश में यह घटना किसी आग की तरह फैल गई। अर्नोल्ड की कहानी सामने आने के बाद दुनिया भर से कई सारे मामले सामने आने लगे जहां लोगों ने यूएफओ को देखने का दावा किया। वॉशिंगटन DC और उसके आसपास के शहरों से कई सारे लोगों ने दावा किया कि 24 जून को
उन्होंने भी कई सारे यूएफओस को आसमान में उड़ते हुए देखा था, जो एग्जैक्ट यूएफओस आर्नोल्ड ने भी उस समय देखे थे। तो अब तक आर्नोल्ड अकेला नहीं था जिसने ऐसा कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट आसमान में उड़ते हुए देखा था। अब ये मामला ज़्यादा ही सीरियस हो गया था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएस गवर्नमेंट को अपनी संरक्षण प्रणाली को और भी ज़्यादा सक्षम करने पर ध्यान देना था। कोई चीज़ जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है वह अमेरिका के शहरों पर मंडराती है और यूएस मिलिट्री को पता भी नहीं चलता। इस वजह से लोगों ने यूएस गवर्नमेंट के डिफेंस सिस्टम पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया। अब केनेथ आर्नोल्ड का केस यूएस मिलिट्री के स्तर पर इन्वेस्टिगेट किया गया। 12 जुलाई 1947 मिलिट्री के द्वारा किए गए पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब लेफ्टिनेंट फ्रैंक ब्राउन और कैप्टन विलियम डेविडसन ने केनेथ का इंटरोगेशन किया, तब यह कंक्लूजन निकाला गया कि आर्नोल्ड ने 24 जून को जो कुछ भी देखा वो शायद एक मिराज या फिर इल्यूजन हो सकता है। और तब केनेथ आर्नोल्ड के पूरे मामले को पब्लिकली फुल स्टॉप लगा दिया गया और इस मामले को दबा दिया गया। अब एक केनेथ आर्नोल्ड के मामले को पब्लिकली इसलिए क्लोज किया गया क्योंकि लोग यूएफओ साइटिंग के नाम पर यूएस गवर्नमेंट और यूएस मिलिट्री के डिफेंस सिस्टम को टारगेट बना रहे थे, और इस वजह से लोगों को शांत करने के लिए पब्लिकली केनेथ आर्नोल्ड के केस को रफा दफा किया गया। लेकिन यूएस गवर्नमेंट के लिए ये केस क्लोज नहीं हुआ था। इसके बाद आर्मी एयरफोर्स इंटेलिजेंस ने एफबीआई के साथ मिलकर एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जहां दुनिया भर की यूएफओ को देखने की सच्ची घटनाएं जैसे कि केनेथ आर्नोल्ड की थी, और ख़ास तौर पर यूएस एयरलाइंस पायलट्स और मिलिट्री पर्सनल्स जिन्होंने ऐसी अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें देखी है, इन सारी घटनाओं पर इन्वेस्टिगेशन की गई। 3 हफ्ते के डीप रिसर्च के बाद वो इस अनुमान पर पहुंचे कि ये कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं है, कोई इमेजिनरी इल्यूजन भी नहीं है। दूसरी दुनिया से सच में कोई चीज़ इस धरती पर आ रही है जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। सितंबर 1947 में कमांडिंग ऑफिसर एयर मार्शल जनरल नेथन ट्विनिंग ने अपना अनुमान रखा कि यूएफओ होते हैं और इन पर गवर्नमेंट के द्वारा और कड़ी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और इन सारे इन्वेस्टिगेशन ने आगे चलकर प्रोजेक्ट साइन का रूप ले लिया। आगे प्रोजेक्ट ब्लू बुक के नाम से उभर कर आई। प्रोजेक्ट ब्लू बुक यूएस का सबसे खुफिया दस्तावेज है, जिसमें आज तक दुनिया भर में देखे जाने वाली सच्ची यूएफओ की घटनाएं या फिर एलियंस को देखे जाने वाली सच्ची घटनाएं या फिर उनसे रिलेटेड सारे प्रूफ्स जो कि वीडियो क्लिप्स या फिर इमेजेस के रूप में हैं, वो सब कुछ प्रोजेक्ट ब्लू बुक में शामिल है। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, ये प्रोजेक्ट ब्लू बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं मेरे पास, वीडियो बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।